नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए उन्हें बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो भैया सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। इस चैप्टर में भैया हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो हार्मोन का निर्माण करती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। गाइज, आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कंप्लीट कर चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ वो सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है। रेलवे की अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन की बात कर लीजिए, जेई की बात कर लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बात कर लीजिए, पैरामेडिकल की बात कर लीजिए, इन सभी परीक्षाओं में अब तक आपसे बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बैच में बेटा मैं आपको सभी वो क्वेश्चन करवा रहा हूं और सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में करवा रहा हूं। ये नहीं है कि चलो भाई करवा दिया। हम एक दिन में चाहे 2 ही क्वेश्चन करें, चाहे 3 ही क्वेश्चन करें, लेकिन अच्छे से कंटेंट के साथ करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं, ताकि आपको भविष्य में जब आपकी एग्जाम हो तब आपको फायदा मिले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अपरिपक्व भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी है परिपक्व भ्रूण, ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 12/2/2021 को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। देखिए ध्यान से समझना, जो मेल होता है उस मेल में टेस्टिस होता है भैया। क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस को कहा जाता है वर्षण हिंदी में। ये एक जोड़ी होता है और इस वर्षण में किसका निर्माण होता है? तो इस वर्षण में निर्माण होता है शुक्राणु का। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ बात आती है फीमेल की। तो जो फीमेल होती है, इस फीमेल में होती है भैया ओवरी यानी कि अंडाशय, और इस अंडाशय में ये भी एक जोड़ी होता है भैया, ये भी एक जोड़ी होता है और इसमें निर्माण होता है अंडाणु का। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन। और ये निषेचन की प्रक्रिया महिला में होती है, फीमेल में होती है। फैलोपियन ट्यूब में डिंब वाहिका जो नली होती है उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो महिला में होती है, फीमेल में होती है, कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में डिंब वाहिनी नलिका में होती है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन। ठीक है, और निषेचन के तहत किसका निर्माण होता है? इस युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। युग्मनज हिंदी में कहा जाता है जाइगोट। और इस जाइगोट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मानव जीवन की पहली कोशिका कौन सी है? तो मानव जीवन की जो पहली कोशिका है भैया वो कौन सी है? तो मानव जीवन की पहली कोशिका है भैया ये युग्मनज में जाइगोट। इसे मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है। इसे मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है।
इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब पता लगा आपको कि एकल कोशिका वाले जो निषेचित अंडे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, एकल कोशिका वाला ही तो है ये अंडा, जब निषेचित हुआ है तब। अब निषेचित कौन करता है? निषेचन की प्रक्रिया किसके साथ होती है? इस शुक्राणु के साथ में। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा। ये मानव जीवन की पहली कोशिका होती है। फिर इसी कोशिका से तो शरीर का निर्माण होता है। इस कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी। 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी, 32 से 64, 64 से 128। इस तरीके से लगातार कोशिका विभाजन होता जाएगा और भैया शरीर का निर्माण होता जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आयोडीन ... के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 13/1/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन में कम से कम इसी चैप्टर में अब तक मैं आपको कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका। तो अब तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। अब मैं बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को करवाता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा आपका? अगर भैया जिस भी भाई ने अगर इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाने वाला। क्यों नहीं करवाने वाला? क्योंकि मैं 3 से 4 बार करवा चुका। पिछले जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, उन 20 क्वेश्चनों में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कम से कम 2 से 3 बार तो बता ही दिया है आराम से। और अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। एक बात को ध्यान रखना है, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का आंसर हर रोज देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ये से क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए हर रोज सुबह 6 बजे इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें। उसके लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। अब तक क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, अब भैया हम एक साथ इस यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से रेगुलरिटी के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में भैया अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आपको भी आगे बढ़ाने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। देखिए कैसे, हमारा जो गला होता है, इस गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, नाम सुना है? इस थायराइड ग्लैंड से कभी कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आउटो ग्रंथि से पूछ लिए जाते हैं। हिंदी नाम है इसका थायराइड ग्लैंड का आउटो ग्रंथि। और ये कहाँ होती है? ये हमारे नेक में होती है या फिर थ्रोट, गले में गर्दन में होती है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समान होता है या आप कह सकते हो कि इसका आकार तितली के समान होता है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो करके आ जाना। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया, ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है भैया, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? थायराइड ग्रंथि। और इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला कौन सा? तो पहला होता है थायरोक्सिन
और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। पहला कौन सा? थायरोक्सिन। दूसरा कौन सा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन 2% में ही स्रावित होता है, बल्कि 98% में ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस थायरोक्सिन के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 की फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे कि T3 का पूरा नाम क्या है, तो ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन। T4 का पूरा नाम क्या होता है, तो टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन। दिख रहा है आपको? हाँ, टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भैया। सेम यही है, ट्राई की जगह पे टेट्रा लिखा है, पूरा ये कि यही है आयोडो टायरोसिन हार्मोन। उधर भी ट्राई की जगह पे टेट्रा लिखा है, T4 का पूरा नाम लिखा है, तो फिर आयोडो है, फिर टायरोसिन है, फिर हार्मोन है। मैंने कहा कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसे दो भागों में बांटा गया है, T3 और T4। T3 का पूरा नाम होता है ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन और T4 का पूरा नाम होता है टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयोडीन जो होता है वो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि किसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन दो प्रकार का होता है, T3 और T4। आपने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करो। अरे आयोडीन युक्त नमक, कभी भी नमक का जो एड आता है, प्रचार आता है, उसमें लिखा हुआ होता है आयोडीन युक्त नमक सबसे बेहतरीन नमक होता है। तो बिल्कुल सही है, ऐसा नमक खाइए जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो। और आयोडीन की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कैसे होती है वो देखिए। जब आप खाना खाते हो तो आपको आयोडीन प्राप्त होता है, या आयोडीन आपके कहाँ पे जाता है, गले में जाता है, गर्दन में जाता है, किसके पास, इस थायराइड ग्रंथि के पास। थायराइड ग्रंथि इस थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। थायरोक्सिन हार्मोन दो प्रकार का होता है, तो इसके निर्माण के लिए, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए या इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। कैसे आवश्यक होता है, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था हार्मोन के प्रकार, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ हार्मोन एमिनो एसिड के बने होते हैं तो उन्हें एमिनो एसिड हार्मोन कहा जाता है, कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं तो उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं तो उन्हें स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। इनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। वो कौन सा है, एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है, एमिनो एसिड हार्मोन है। और कौन सा एमिनो एसिड है भैया, तो याद रखना टायरोसिन एमिनो एसिड है, टायरोसिन एमिनो एसिड है। तो भैया जब आयोडीन के तीन मॉलिक्यूल, जब आयोडीन के तीन मॉलिक्यूल इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ते हैं तो T3 का निर्माण होता है। देख लीजिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, आयोडो का मतलब होता है आयोडीन, टायरोसिन का मतलब होता है टायरोसिन एमिनो एसिड और हार्मोन। तो ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन, यानी कि भैया तीन मॉलिक्यूल किसके जुड़े हुए, आयोडीन के, किसके साथ, टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में। तो किसका निर्माण हो रहा है, तो भैया T3 का निर्माण हो रहा है। वैसे ही T4 का निर्माण होता है, टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन, यानी कि चार मॉलिक्यूल किसके जुड़ रहे हैं, आयोडीन के, किसके साथ में, टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में, तब जाकर के T4 का निर्माण हो रहा है। ये मैंने आपको फिर दोबारा बता दिया, ये मैंने आपको फिर दोबारा बता दिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नए आए हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ह्यूमन डिसीज, मानव रोग, इसके मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो भैया हमारे एग्जाम में, रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे हमसे, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर की क्या सोच होती है, अगर आपको ये जानना है तो भैया अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया ह्यूमन डिसीज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट जाकर देखिए, टेस्ट जाकर देखिए, आपको पता तो लगेगा कि हमारे एग्जाम में एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप भैया टेस्ट नहीं दोगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे प्रीवियस ईयर के और डायरेक्ट जाकर के आप एग्जाम में बैठ जाओगे, तो फिर वहां पर अगर मान लीजिए आपकी सोच से परे अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या होगा, आपकी मेहनत गई बर्बाद।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जाकर देख लीजिए भैया। तो ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, विटामिन वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। फिलहाल अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसके बाद में जितने भी चैप्टर है बायोलॉजी के एक एक करके वो सभी क्वेश्चन आपको हम जल्द करवाने वाले हैं। और रेलवे की ये जो एग्जाम होने वाली है उनसे पहले करवा देंगे भैया, इतनी हमारी गारंटी है। बस अब ये मान लीजिए कि काम स्टार्ट हो चुका है। काम स्टार्ट तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन भैया हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं है कि घर पे बैठे बैठे बिल्कुल सो रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। हमारी मेहनत रेगुलर है, आप भी करिए। रेगुलर आपको करना पड़ेगा, रेगुलर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं और लोगों से पीछे रह जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 भी। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि वर्षणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 14/8/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। देखिए कैसे। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसका नाम है गोनेड्स। गोनेड्स लैंगिक जनन ग्रंथि, और इसकी लोकेशन होती है बिलो इंटेस्टाइन। बिलो इंटेस्टाइन, बिलो इंटेस्टाइन का मतलब होता है भैया हिंदी में आपकी आंतों के नीचे। आंतों के नीचे एक ग्रंथि होती है गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि। अब ये जो लैंगिक जनन ग्रंथि होती है ये भी दो प्रकार की होती है। मेल में होती है वो अलग होती है। मेल में जो होगी वो होगी मेल गोनेड्स यानी कि नर लैंगिक जनन ग्रंथि, और फीमेल में होगी वो अलग होगी। फीमेल में होती है भैया फीमेल गोनेड्स यानी कि मादा लैंगिक जनन ग्रंथि। अब ये मेल गोनेड्स कौन से है? मेल गोनेड्स है भैया टेस्टिस यानी कि वर्षण। टेस्टिस जो होता है, वर्षण जो होता है, वो एक प्रकार की ग्रंथि है भैया। और ये मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि ये एक जोड़ी होती है, और ये किसका निर्माण करती है? ये शुक्राणु का निर्माण करती है। फीमेल गोनेड्स होती है मादा लैंगिक जनन ग्रंथि, जो होती है वो होती है भैया ओवरी यानी कि अंडाशय, और ये भी एक जोड़ी होता है। ये अंडाशय भी एक जोड़ी होता है यानी कि इसकी संख्या 2 होती है, और ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का। इस टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इस ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भैया वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इस टेस्टिस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और इसे मेल हार्मोन या नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन को नर हार्मोन कहा जाता है। याद रखना बेटा, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ कराता है। ये नर में प्रजनन अंगों की ग्रोथ कराने में सहायक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसे नर हार्मोन भी कहा जाता है। किशोर अवस्था के समय मेल में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाई देना।
तो ये सब किसके कारण होते हैं? इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। तो अगर इनमें से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो भैया इनका आंसर आपको जरूर बताना है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मादा हार्मोन कौन सा है, तो भैया एस्ट्रोजन है, मादा हार्मोन। और प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में पूछे तो बता देना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इनके कार्य में आपको पहले बता चुका, बार बार क्वेश्चन में करवाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे दूसरों से। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 14/8/2018 को। अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि बायोलॉजी से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भैया निकाल देना, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लड़के रहते हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि आजकल है ना भैया बायोलॉजी से क्वेश्चन कम आते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। मैं मानता हूँ भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले की तुलना में। पहले बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे और रेलवे में अब कम पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपको जीत दिलाने के लिए काफ़ी है, इतना मैं आपको बता दूं। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, कम से कम मैं आपको इस बैच में मैंने 3 चैप्टर करवा दिए, चौथा चैप्टर चालू है। लगभग मैं आपको 400 प्लस क्वेश्चन करवा चुका, क्योंकि 135 क्वेश्चन के आसपास तो भैया मैंने ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाले चैप्टर में करवाए थे। उसके बाद में कम से कम 70 क्वेश्चन मैंने आपको विटामिन वाले चैप्टर में करवाए थे। उसके बाद में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको उसमें करवाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और 20-21 क्वेश्चन मैं आपको ये करवा चुका। कहने का मतलब कुल मिलाकर बात ये कि 400 क्वेश्चन तो हमारे आराम से कर लिए। 400 के 400 ही क्वेश्चन बेकायदा उनके नीचे मैंने एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई। पहले तो मैं शिफ्ट भी लिखता था, लेकिन अब शिफ्ट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। बस आपको हमें ये बताना होता है कि भैया ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है और तब पूछा गया है। शिफ्ट का मतलब क्या है, आपको तो पढ़ना है भैया, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़िए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से ही, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि हमने जो पढ़ाया है उसी में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। यह आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी पेंक्रिएटिक जूस। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया 28/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागोन हार्मोन। कैसे, देखिए, पेंक्रियाज के बारे में सुना है आपने? पेंक्रियाज, अग्नाशय। गाइज, ये जो अग्नाशय है ना, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा गया है? क्योंकि आप सभी को पता है अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करे, बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे, और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे। तो जो पेंक्रियाज है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है भैया। जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है कौन? ये पेंक्रियाज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो भैया बता देना पेंक्रियाज है, अग्नाशय। और इस अग्नाशय में कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, जैसे कि एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। और इन कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक है जिसने इस पेंक्रियाज की खोज की थी भैया। अब ये जो एल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है ये तीनों हार्मोन का निर्माण करती है, और ये जो एफ सेल होता है ये जूस का निर्माण करती है, और इस जूस में एंजाइम होते हैं भैया। इसलिए ही तो पेंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा गया है, क्योंकि ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो क्वेश्चन से बाहर पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, धीरज रखिए, एक एक चीज सब समझ में आएगी। एल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो भैया ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। और इस एफ सेल से पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। पैंक्रियाटिक जूस का मतलब होता है अग्नाशय रस का निर्माण होता है। और इस अग्नाशय रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, जिनके बारे में पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है, जैसे कि एमाइलेज, दूसरा पाया जाता है ट्रिप्सिन, और तीसरा पाया जाता है लाइपेज। ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है भैया इस ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में, इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो इस कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो मैंने आपको राइट आंसर बताया था ग्लूकागोन हार्मोन भैया आपके रक्त में शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। अब कैसे बचाता है ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख सकते हो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब मैं मिटा देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपसे बात करने वाला हूँ इंसुलिन हार्मोन के बारे में और ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में। मैंने आपको यहाँ से इसलिए बताया है क्योंकि डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिका से होता है, ग्लूकागोन जो हार्मोन है इसका स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, कौन सी कोशिका से होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखिए भैया, सबसे पहले मैं इंसुलिन के बारे में बात करता हूँ। इंसुलिन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि जो काम इंसुलिन करता है उसके विपरीत काम करता है भैया ये ग्लूकागोन हार्मोन। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये भैया हमारे रक्त में जो शर्करा है, जो शुगर है, इस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है भैया। कौन नियंत्रित करता है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को? इंसुलिन हार्मोन। अरे भैया, आपके ब्लड में जो शर्करा होती है वो शर्करा ग्लूकोज के रूप में होती है। इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। तो हमारे रक्त में ये जो शर्करा है, ये शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वो जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। एक प्रकार का ये खाना होता है जंतुओं का, जो एक्स्ट्रा होता है, जो लीवर के पास जमा होता है। ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। संचित भोज्य पदार्थ होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो ग्लाइकोजन है, ये एक प्रकार का भोजन होता है, खाना होता है सभी जंतुओं का, जो भैया एक्स्ट्रा भोजन है और ये लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। मान लीजिए किसी दिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, मान लीजिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, तो भैया वापस हम इस लीवर के पास ये जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है हमारे ब्लड में, तो उस समय क्या होता है, ये जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। किसकी सहायता से? ग्लूकागोन हार्मोन की सहायता से। ग्लूकागोन हार्मोन की सहायता से। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको ध्यान से समझिए, उसको ध्यान से पढ़ो तो आपको
जो फाइनल निष्कर्ष निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। अरे भाई, रक्त शर्करा क्या है? तो रक्त शर्करा है ग्लूकोज, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कि आपके रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जब शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो भैया ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन क्या करता है, लीवर के पास हमारा जो एक्स्ट्रा भोजन पड़ा हुआ है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो भैया जब आपके ब्लड में इस ब्लड शुगर की, इस ग्लूकोज की मात्रा कम हुई, तभी तो भैया ये ग्लूकागोन हार्मोन निकला है, तभी तो ये ग्लूकागोन हार्मोन निकला है। तो इसने क्या किया, इसने आपके ब्लड में इस शर्करा की मात्रा को कम होने से बचा दिया, कम होने से बचा दिया। अगर ये ग्लूकागोन हार्मोन नहीं निकलता तो आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती भैया, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता, और नहीं होगा तो भैया आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। ग्लूकोज क्या है, शुगर है, शर्करा है। तो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को कम होने से बचाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, एक ग्लूकागोन हार्मोन करता है। और इंसुलिन के बारे में पूछा जाए तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे करता है, मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो इंसुलिन हार्मोन निकला, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। ग्लाइकोजन क्या है, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है। अरे एक्स्ट्रा फूड है भैया, जो हमारे काम में नहीं आ रहा है वो हमने लीवर के पास रख दिया, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा तो वापस हम इस लीवर से ले लेंगे। अब भाई लीवर के पास किस रूप में हमारा खाना उपस्थित है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये इंसुलिन, ये ग्लूकागोन हार्मोन निकला और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल दिया। अब ये ग्लूकोज है, ये शर्करा है, ये ब्लड की सहायता से हमारी कोशिकाओं के पास जाता है। कोशिकाओं में से ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस ऊर्जा को हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन ग्रहण करते हैं, और जिससे वह अपना लगातार कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर कार्य करता रहता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया था 28/5/2019 को। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है लीवर, ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 10/8/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी लीवर। गाइज, मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता दिया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा दिए हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता दिया है और बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम भी लिखवा दिए हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पिछले जो 19 क्वेश्चन पिछली क्लास के नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो कहने के ही 19 क्वेश्चन है, लेकिन भैया उस 19 क्वेश्चन में मैंने लगभग आपका 60 से 70% चैप्टर करवा दिया है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उन सभी के मैं आंसर आपको पहले ही बता चुका। इसलिए शुरुआत की जो आपने 4-5 क्लासें नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने भैया बहुत सारी ऐसी क्लास है जिसमें 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों को मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में करवाया है ताकि भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। लेकिन मैं भी कर सकता था वो टीचर की तरह, लेकिन मैंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी आपकी तरह पढ़ा है कि जब एक जगह से आपको बहुत अच्छा कंटेंट, मान लीजिए किसी टीचर पर आपने विश्वास कर लिया और वो टीचर आपके साथ में विश्वासघात करे, वो आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे, तब जाकर के दुख होता है भैया हमें। फिर दूसरा टीचर पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते अगर आप किसी टीचर पर विश्वास कर रहे हो तो भैया यकीन मानिए मेरा, पिछले जाके क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में याद हो जाएगा।
इन सभी क्वेश्चनों को आप आने वाले सभी क्वेश्चनों को चुटकियों में कर दोगे भैया, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार करवा चुका। बस फर्क इतना है, नीचे जो एग्जाम का नाम लिखा जाता है इसमें चेंज आता है और डेट में चेंज आता है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी एग्जामिनर इधर उधर कर देता है जब दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है भैया। मैं आपको लिखवा चुका, पहले भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता चुका और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता चुका, मिश्रित ग्रंथियों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। इन सभी के मैं आपको नाम भी लिखवा चुका। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं ताकि भैया आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, ग्रंथि क्या होती है? ग्लैंड। भाई ग्रंथि है क्या? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्रंथि क्या है तो बता देना हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उन्हें ही ग्रंथि कहा जाता है। तो फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई फिर अंगों में और ग्रंथियों में फर्क क्या हुआ, तो उन्हें बता देना कि बस इतना सा फर्क है कि ये जो अंग होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं, वो स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं अगर ये भी पूछे तो बता देना केमिकल कंपाउंड का। केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिकों का। अब ये रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? तो ये रासायनिक यौगिक जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि की क्या डेफिनेशन दी। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो सिक्रेशन करता हो, किसका? इस केमिकल कंपाउंड का, इस रासायनिक यौगिकों का। और वो रासायनिक जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों हो सकते हैं, वो ग्रंथि है। वो ग्रंथि है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ग्रंथि क्या है, अगर आपको एक शब्द में आंसर देना है यानी कि एक लाइन में अगर उसका आंसर देना है तो आप बता दीजिए कि ग्रंथि हमारे शरीर के अंग है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती है। अब इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर, इस रासायनिक यौगिकों के आधार पर आपकी ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। जो हार्मोन का निर्माण करती है इसी ग्रंथि को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि। और जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे वो होती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है तो वह ग्रंथि है जो हार्मोन का निर्माण करे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है तो बता देना वह ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या है यानी कि मिश्रित ग्रंथि क्या है तो बता देना जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे वो मिश्रित ग्रंथि है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से मनुष्य में पाई जाने वाली कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपको सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी हमारे शरीर में बहिःस्रावी ग्रंथि है और कौन कौन सी हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि है। तो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथियों का। यहाँ पर 10/8 का पूछा गया था, ये 2018 को पूछा गया था भैया। मैं आपको अब नाम लिखवा देता हूं कि कौन कौन सी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। और मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछे तो याद रखना है भैया कौन सी होती है मिश्रित ग्रंथि। तो एक ही होती है भैया मिश्रित ग्रंथि, वो है पैंक्रियाज, जिसके बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एक ही याद रखनी है, मिश्रित ग्रंथि में पैंक्रियाज। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके मैं नाम लिख रहा हूं। पहली होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और भैया अगर आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं कह रहा हूं आपसे बार बार चैप्टर को जाकर पढ़ लीजिए, आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है पीनियल बॉडी ग्लैंड।
तीसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों की तीनों ग्रंथि भैया हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये दोनों होती है हमारी नेक में, यानी कि गर्दन में है, गले में, ठीक है। उसके बाद में आता है भैया थाइमस ग्लैंड। तो जो थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्रंथि होती है वो होती है आपकी चेस्ट में, वो होती है आपकी चेस्ट में। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक होती है पेंक्रियाज। मैंने कहा कि पेंक्रियाज जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। तो पेंक्रियाज को हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पर मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा रहा हूँ, तो पेंक्रियाज का नाम भी लिखना है आपको। और ये जो पेंक्रियाज होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है उदरगुहा। उसके अलावा आपको याद रखनी है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। ये आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है, अपर किडनी होती है। और फिर आपको अगली याद रखनी है गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि। ये ब्लू इंटेस्टाइन आपके हाथों के नीचे होती है। तो आप देख सकते हो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, ये 9 की 9 जो ग्रंथियां है ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये 9 की 9 जो ग्रंथि है भैया वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरी तरफ मैं आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा देता हूं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया। बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? तो पहली है सलाइवरी ग्लैंड, पहली है सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि जो लार का निर्माण करती है। दूसरी होती है लेक्राइमल ग्लैंड, जो आंसू का निर्माण करती है, जो हमारी आंख में होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है आपके मुंह में होती है। ये 3 जोड़ी होती है। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उस चैप्टर में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम भी लिखवाए थे। उसके बाद में आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जठर ग्रंथि है, ये आपके पेट में होती है। उसके बाद में आता है ऑयल ग्लैंड, इसे स्यूटिंग ग्लैंड भी कहा जाता है, स्यूटिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है पसीना ग्रंथि, जो पसीना का निर्माण करती है। इसे ही सबसियस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा एक आती है मेमरी ग्लैंड, एक आती है मेमरी ग्लैंड, ये आपके चेस्ट में होती है, जो दूध के निर्माण में सहायक होती है। उसके बाद में एक आता है लीवर, यह आपके एब्डोमिनल कैविटी में होता है। उसके बाद में एक आता है पेंक्रियाज अग्नाशय, ये भी आपके एब्डोमिनल कैविटी में आता है। एक आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो आप देख सकते हो ये कितनी है, ये 8 ग्लैंड है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन 8 बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद रखने हैं। इन 8 बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद रखने हैं भैया, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या है, ग्रंथि क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपको एक ही बार में, एक ही क्वेश्चन में सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में, बिल्कुल भी रटाने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया। अब आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कौन सी मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या? बिल्कुल है भाई। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, देखो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो मैंने इंग्लिश में नाम लिखे हैं तो थोड़े से कंफ्यूज मत होना भैया। इस एड्रिनल ग्लैंड को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, तो ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये हाइपोथैलेमस ये रहा भैया। तो ये तीनों तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन जो लीवर है भैया ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो भैया ये लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये बहिस्रावी ग्रंथि है भैया। कौन सी ग्रंथि है ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो
अब आपको आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चले क्या? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है भैया कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन। अब तो आपको याद हो गया होगा, कम से कम मैं आपको 4 से 5 बार बता चुका रही है। क्वेश्चन आपसे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछा गया है 9/8/2018 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इतनी बात क्लियर है? कैसे होता है सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आज के जो 5-6 क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। गाइज, अगर आपको रेलवे के लिए बायोलॉजी पढ़नी है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर कोई सी भी वीडियो देख लीजिए, आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी है। और ये बैच विशेषकर रेलवे वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इतना मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर ये बैच देखते हो तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए ही है, रेलवे वाले बच्चों के लिए तो है, उनके लिए तो ये बैच रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हो भैया इस वीडियो को। ओके, तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।